नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। आज हमारे साथ श्री विशाल तिवारी जी हैं, जो जीएसटी विशेषज्ञ हैं। आज इनसे 2021 के आम बजट पर एक सामान्य चर्चा होगी। तो श्री विशाल तिवारी जी, आपका स्वागत है जलवायु पत्रिका के मंच पर। थैंक यू अजय जी, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका आभार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था जी 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 अजय जी। और 2 दिन बाद यानी 1 तारीख को आम बजट पेश होने वाला है। हम्म इस आम बजट को देखते हुए आपका क्या अनुभव है? और पहला प्रश्न ये है कि कोरोना से उपजे आर्थिक हालात को देखते हुए आम बजट 2021 में किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की कोशिश होगी? अजय जी, आपका प्रश्न काफ़ी उचित है और तथ्यपरक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद जो स्थिति उपजी है, ना कि देश में बल्कि पूरे विश्व में, उस पे किसी भी देश के पास कोई पुराना अनुभव नहीं है। आज हम जिस समय में रह रहे हैं, जहाँ पे ग्लोबल और लोकल दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, तो हमारे देश ने इस कोरोना त्रासदी को 7-8 महीने झेला है। जी। उसके बाद सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का ऐलान भी किया है, उस पे काम भी चल रहा है। पर इस बजट जो कि कोरोना के बाद पहला बजट होगा देश का, उसमें हमारा मुख्य, अगर मैं अपने तजुर्बे और जानकारी के हिसाब से कहूँ, तो सबसे पहले सरकार को जो कोरोना काल के दौरान लोगों ने अपने रोज़गार, व्यवसाय और इन चीज़ों में क्षति देखी है, जी। उनके लिए उसके लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए। मुख्यतः अगर मैं 2-4 बिंदु बोल पाऊँ, क्योंकि समय की भी हमें देखना है, तो सरकार को फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके लिए जो छोटे रोजगार हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हम्म। हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि आप हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, हम्म। इन क्षेत्रों की सबसे अधिक क्षति हुई है। हम्म। इसमें काम करने वाले लोगों को रोजगार की अत्यंत समस्याएं भी हैं। तो हम्म। उसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र बजट के अंदर प्रावधान डालना चाहिए जी। कि उन लोगों के रोजगार को दोबारा पुनः कैसे स्थापित किया जाए। हम्म। वो भी तब जबकि देश में पहले से ही बेरोजगारी की दर काफ़ी अधिक है, हम्म। शिक्षित युवा को उपयुक्त रोजगार नहीं मिल रहा है। सो संभवतः ये सबसे प्रथम प्रयास बजट में यही होना चाहिए कि आप बिना किसी अधिक नियमों के फंड को रिलीज़ करें, और उस फंड की उपलब्धता देश के हर कोने में होना चाहिए कि देश का समस्त क्षेत्र, सभी इलाकों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई कोरोना काल के बाद, जो ऑलरेडी पहले से हमारे लिए इस बड़ी समस्या थी, जो विकराल हो गई इस कोरोना काल में। बहुत से लोगों का डी माइग्रेशन हुआ, जी। लोग अपने गांव में गए, वहाँ उनको कोई रोज़गार नहीं मिला, वो यहाँ से फिर वापस गए बड़े महानगरों में, वहाँ पे उनका शोषण हुआ। तो हर तरह की समस्याएं जनता भी देख रही है, सरकार भी देख रही है। मुझे उम्मीद है कल जो सुब्रमण्यम जी ने पेश किया है आर्थिक सर्वे, जी। उसमें इन पॉइंट का विवरण तो है, पर अब मुझे अब हमें ये देखना है कि परसों के बजट यानी 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत होगा, उसमें वित्त मंत्री जी प्रावधानों पे किस तरह के फंड रिलीज करती हैं, कौन सी नई योजनाएं लाती हैं। हम्म। योजनाओं से अधिक आवश्यकता यहाँ पर फंड की है, जो सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बजट का मेरे ख्याल से। जैसे ही पैसा आएगा इकनॉमी में, एक ये डीजल की तरह काम करेगा, जो एक जेब से दूसरी जेब वाया रोजगार, नौकरी का क्रय विक्रय के द्वारा पहुंचेगा, और देश वापस से एक मोमेंटम में आएगा, और फिर देश की विकास की गति शीघ्र से शीघ्र बढ़ेगी। जी। जी यानी आपके कहने का अर्थ यह है कि आम बजट में जो मुख्य मुद्दा होगा, मुझे लगता है निवेश, खपत और रोजगार पर होना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सारगर्भित तरीके इसको बताया, बिल्कुल और सही। इसी प्रश्न कड़ी में मेरा अगला प्रश्न यह है कि जीएसटी का वर्तमान अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं कि 3 वर्षों में देश की आम जनता या व्यापारी वर्ग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीएसटी की प्रणाली, कर प्रणाली से कुछ असंतुष्ट हैं।
और ऐसा क्या लगता है आपको कि जो जीएसटी 3 सालों से जो भी शुरू हुआ है, इसकी कर प्रणाली का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अजय जी, जैसा आपको पता है कि मैं जीएसटी का विशेषज्ञ हूँ। पिछले 5-6 सालों से जब से ये जीएसटी स्टार्ट हुआ है, मैं तब से इसी क्षेत्र में लगा हूँ। उसकी दिन प्रतिदिन प्रगति और विकास को देख रहा हूँ, इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जी। जीएसटी का जो मूल उद्देश्य जो सोचा था सरकार ने, या जिस कॉन्सेप्ट से ये लाया गया था, हुँ, हुँ। उसके दो उसके मूल बिंदु थे। पहला कि कर का सरलीकरण हो जाए, हुँ, हुँ। और दूसरा कर चोरी रुक जाए। हुँ, हुँ। इसमें से फ़िलहाल अगर मैं पहले बिंदु की बात करूँ तो वो तो अभी बहुत कोसों दूर है दूरी। जी। और दूसरा, कर चोरी भी नहीं रुक रही है। हाँ, ये अलग बात है कि कर चोरी का पकड़ा जाना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। तो सरकार के पास बहुत से सारे ऐसे टूल उपलब्ध हो गए हैं ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट के थ्रू, कि वो पकड़ सकते हैं कि कोई कहाँ टैक्स चोरी कर रहा है। जी। अब जीएसटी को आए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। जी, जी। अब मेरे ख्याल से सरकार का मुख्य झुकाव होना चाहिए उसके सरलीकरण पे। हुँ, हुँ। पिछले 3 जब से जीएसटी आया है, हज़ारों नोटिफ़िकेशंस इश्यूज़ हो गए हैं, जहाँ पे कर सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स पेयर सभी लोग अभी तक उन सभी नियमों को समझ नहीं पाए। जब तक वो एक नियम समझते हैं, अगला नियम आ जाता है। जी, जी। सरकार की भी मंजूरी हो, कि मैं सरकार का पक्ष भी देखता हूँ अपने इस प्रोफ़ेशन में। हुँ, हुँ। सरकार का पक्ष भी जायज़ है, वो उन्होंने सरल ही बनाया था, मगर जब ये जीएसटी स्टार्ट हुआ तो चूँकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया अचानक से, सभी जी। लोगों को, टैक्स पेयर्स को भी और कर सलाहकार को भी आदत थी कागजी कार्य करने की मैक्सिमम। जी, जी। अचानक से सारा कुछ हो गया, तो लोग उतना समझ नहीं पाए। और सरकार का जो सिस्टम था, जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म था, जीएसटी पोर्टल जिसको आम भाषा में बोला जाता है, जी। उसमें भी बहुत सारी समस्याएँ आई लोगों के पास। लोगों ने अपने-अपने उपाय भी लोगों ने सजेस्ट किए कि सरकार को अपने-अपने देखिए लिखित पत्र दिए, क्या बदलाव किया जाए। हुँ, हुँ। बहुत से बदलाव हुए, लेकिन अभी भी अगर मैं इसको रेट करूँ 1 से 10 के स्केल पे हुँ। सरलीकरण के माध्यम में, तो ये अभी 4 या 5 पे भी जी। आएगा, क्योंकि अभी भी ये अभी कम से कम इसको 8 या 9 पे जाना चाहिए। जी। ये अलग बात है कि जनरल सामान्य अगर विश्व को देखा जाए, कि जनरली क्या होता है कि जिस किसी देश में जीएसटी लागू होता है, जी। उसको परिपक्व होने में 5 वर्ष तकरीबन लगते हैं। मगर 3 वर्ष में उसकी इतनी प्रगति होनी चाहिए कि वो एक सर्टेन लेवल पे पहुँच जाए, स्टैंडर्ड लेवल पे पहुँच जाए, जहाँ पे उसमें बार-बार दिक्कतें ना आएँ। परंतु अभी ऐसा हो रहा है। उसके लिए कर की जो वर्तमान जीएसटी की विधि है, उसमें बहुत सारे नियम ऐसे बनाए गए हैं, जिससे आम करदाता को दिक्कत हो रही है। जी। यदा-कदा सरकार छूट दे देती है, कभी टैक्स की लेट फ़ीस से, कभी इंटरेस्ट से, मगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन देखना सरकार को बहुत आवश्यक है। मैं ये चाहूँगा कि सरकार हर शहर में ऐसे केंद्र बनाएँ, ऐसे क्षेत्र, ऐसे पॉइंट्स बनाएँ, जहाँ सरकारी विभाग बैठें या कुछ ऐसे कंसल्टेंट को बिठाया जाए, जो कि लोकल टैक्स पेयर्स की समस्याओं को हल करें। जी। सरकार का अपना एक हेल्प डेस्क है, सब कुछ है, मगर उस पे वो बातें फ़ोन पे कहना या मेल के थ्रू भेजना, उसमें काफ़ी समय भी लगता है, और समस्या का समाधान होने में बहुत विलम्ब होता है। कई बार तो वर्ष बीत जाते हैं किसी टैक्स पेयर की क्वेरी को सॉल्व करने में। जी। सबसे ज़रूरी यही है कि क्योंकि ये नया टैक्स है, इसलिए आपको बिल्कुल नीचे उतर के धरातल पे आके अपने कर व्यवसायियों से, बिज़नेसमैन से बात करके उनकी पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उसको चेंज करना पड़ेगा। जहाँ तक कर चोरी की बात है, कर चोरी के ऊपर सरकार ने काफ़ी, अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीनों में हज़ारों करोड़ के टैक्स फ्रॉड चोरी पकड़े गए हैं, जी। जिनकी जाँच चल रही है। और ये संभव हो सका केवल जीएसटी पोर्टल के आने से और ई-वे पोर्टल के आने से, जिससे सारा डेटा ऑनलाइन है। जो मैचिंग में अगर डिफरेंस आता, तो आसानी से जो हमारी जीएसटी की इन्वेस्टिगेशन विंग है, वो आराम से डेटा को मिसमैच के आधार पे लोगों को पकड़ रही है और उसकी जाँच कर रही है। जी। सरलीकरण ही मुख्य मुद्दा है। उस पे सरकार काम कर रही है। उम्मीद है इस बजट में उसके लिए प्रावधान डाला जाएगा, और 1 अप्रैल से शायद जीएसटी के कुछ जो फॉर्म्स हैं, उनका और सरलीकरण किया जाएगा। मुख्यतः जो हमारा एनुअल रिटर्न है, उस पे काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है। जी। जी। तो अगला प्रश्न है मेरा कि लघु एवं मध्यम उद्योग के खस्ताहाल होने से अर्थव्यवस्था को किस तरह से क्षति पहुंची है? अगर मैं बात करूं अजय जी, तो लघु और मध्यम उद्योग ही इस देश के मुख्य रोजगारदाता हैं। जी। चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो, एक छोटी सी फैक्ट्री हो, जो इस देश के गांव शहरों में अलग अलग क्षेत्रों में फैली है। हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी हैं बड़े बड़े, जो कि देश के 10-12 शहरों में ही फैले हुए हैं। तो उनसे रोजगार की दर तो ज़्यादा है, मगर उसका सर्वांगीण रोजगार वो क्षेत्र नहीं दे पाते हैं। तो सूक्ष्म और लघु उद्योग ही
मुख्य रीढ़ की हड्डी हैं हमारे रोजगार क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं तो सबसे इस क्षेत्र को मजबूत करने की अत्यंत आवश्यकता है। जी। नए जो व्यवसायी हैं उनको प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। सरकार ने स्टार्टअप योजना भी लाई और भी फंड रिलीज़ कर रही है, मगर हमें उसके साथ साथ उसकी हमें 3 चीज़ करनी पड़ेगी। जो हमारे नए व्यवसायी हैं या जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो स्मॉल स्केल या मिडिल लेवल पे, उन लोग को मोटिवेट करना है, उनको वैसा ट्रेनिंग दे करके, उनको फंड उपलब्ध करा करके, उनको ऐसा माहौल दे करके भ्रष्टाचार मुक्त, ताकि वो अपना व्यापार अपने क्षेत्र में जहाँ भी करना चाहे आसानी से कर सकें। हम्म। कंप्लायंस कम से कम होनी चाहिए। हम्म। जो कम, क्योंकि कंप्लायंस से मैक्सिमम जो मैं अपने छोटे व्यवसायियों से मिलता हूँ, जिनसे बातें होती हैं, उनका मुख्य यही होता है कि सरकार ने इतने कंप्लायंसेस और बना रखे हैं कि उसको पूरा करने में उनकी काफ़ी एनर्जी जाती है, काफ़ी पैसा जाता है। उनको एक डर बना रहता है, कभी भी कि सरकार का कोई नोट, कभी लेबर डिपार्टमेंट नोटिस आ जाता है, कभी टैक्स डिपार्टमेंट से आ जाता है, कभी एनवायरमेंट मिनिस्टर से आ जाता है, कभी लोकल लेवल पे जो आपका नगर पालिका से आ जाता है। तो इन सब समस्याओं से वो काफ़ी ग्रसित रहते हैं। और उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना मुख्य, जो मुझे लगता है उनका पेन एरिया यही है कि एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए बराबर, जहाँ पे उनको अपना व्यापार करने में सुगमता हो। जी। जी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार बहुत काम कर रही है, पर धरातल पे शायद उसका असेसमेंट नहीं हो रहा है। जी। धरातल पे जिसकी जान पहचान इसका रसूख है उसको सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जो आदमी नया आता है उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलता, जी। बनिस्बत उसका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। जैसा मैंने कहा अपने पुराने क्वेश्चन में कि ऐसे केंद्र बनाने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे जो व्यवसायी, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग के लोग हैं, वो जाएं, अपनी समस्याओं का वहाँ पे विवरण दें, और जितने भी एंड टू एंड, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने की परिकल्पना के साथ साथ व्यापार शुरू करने तक, और 1 साल बीतने तक जितनी भी चीज़ें, वो उसको वहाँ जानकारी एक ही सिंगल विंडो पे मिल जाए। जी। वहाँ कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारों के प्रतिनिधि हो जो उनको बताए कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे करने, प्रशासन की तरफ से डिटेल दी जाए उनको, कि आप अगर ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली उसको गाइडेंस दी जाए। और जी। उसको देखो, हमें फंड उसको उपलब्ध कराना है, एक सस्ती दर पे लोन मिले। लोन तो इस समय सरकार की बहुत स्कीमें चल, लोन मिल जाएगा, लेकिन बिना गाइडेंस, प्लेटफॉर्म और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम के उसका व्यापार को चलाना और उसको लगातार कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं उन फीडबैक्स से जो बोल रहा हूँ, जो मुझे मेरे जान पहचान या जिनसे मैं अक्सर बातें करता हूँ, जिनसे जिनसे मेरी मुलाकात होती है, कर सलाहकार और जो हमारे बिजनेसमैन भाई बंधु हैं, उनके अकॉर्डिंग ही ये मेरा फीडबैक है, और यही मेरा संदेश है सरकार को कि बजट में इसके लिए प्रावधान करना चाहिए। अभी कल जो आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ बातें आई थी कि -7% जीडीपी रहने की उम्मीद है, और अगले 2 सालों तक अगर 11% तक जीडीपी रहती है तो फिर हम पुरानी हालात में आ जाएंगे। कोरोना काल के पहले के जिस तरह के हालात थे उस तरह के हालात में आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जीडीपी में सुधार के लिए आम बजट में किस तरह के कदम उठाए जाने की उम्मीद है? अजय जी, ये कागज़ों पे चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि 7% ग्रोथ होगी, 9% ग्रोथ होगी, 11% ग्रोथ होगी। सरकार इस विज़न के साथ चल रही है, बहुत सकारात्मक सोच है सरकार की। मगर उसके साथ-साथ इस विज़न को पूरा करने के लिए जिस मिशन से सरकार को लगना है, सरकारी तंत्र को लगना है, जनता को, सभी जो भी स्टेक होल्डर्स उनको लगना है, उसकी भी अत्यंत आवश्यकता है। और बजट में इसका प्रावधान ऐसे आप कर सकते हैं कि आप फंड की उपलब्धता, तो जैसे मैंने बताया, वो होनी चाहिए, और ऐसी योजनाओं को लाएं जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो, किसी क्षेत्र विशेष का विकास ना हो। गांव, देश के कोने कोने में, हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे अर्ध शहरी हो, उन क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता है। जी। आप लोगों को जब रोजगार देंगे, रोजगार के साथ साथ अगर सरकार, जैसे मनरेगा ऐसी योजना सरकार लाई थी, जी। ऐसी ही किसी और योजना का प्रावधान होना चाहिए, जी। जिसका मूल भाव यही हो कि जो भी जनता, जो भी लोग, जो भी रोजगार योग्य लोग हैं, उन लोग को कुछ रोजगार अवश्य दिया जाए उनके क्षेत्र में जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका मूल निवास है, ताकि माइग्रेशन कम से कम हो, लोग अपने क्षेत्र में कोई रोजगार उनको मिले, और अकॉर्डिंगली वो अपना बिजनेस, नौकरी, जो भी उनके लिए उनके शिक्षा के अनुसार उपयुक्त हो, वो कर पाएँ। जी। इसकी उपलब्धता की जाए, फंड की भी ज़रूरत होनी चाहिए। और रही विकास दर की बात, तो विकास दर एक नंबर मात्र है, मगर हाँ, ये अवश्य मैं कहूँगा कि अगर सरकार ने इसकी
परिकल्पना रखी है 11% ग्रोथ, तो ज़रूर उन्होंने कुछ सोचा होगा जो हमने आर्थिक सर्वे में देखा। पर अब ये देखना है कि बजट में सरकार क्या ऐसे पॉइंट्स लाती है, कौन से ऐसे स्कीम्स लाती है जिससे कि हम सच में 11% की ग्रोथ अगले 2 सालों में प्राप्त कर सकें। वो भी तब जब हम अभी जब कोरोना से पूरी तरह से उभरे नहीं हैं। और काफ़ी इसमें रिगर्व किया। हाँ, सरकार का अगर मैं कहूँ तो अगर 8 कदम सरकार को चल रहे हैं तो 2 कदम जनता का भी सपोर्ट चाहिए। दोनों जब तक ये कॉम्बाइंड स्टेप नहीं चलेंगे, इसका हमें वो जो लक्ष्य निर्धारित किया उसको पाना मुश्किल है। जैसे देश में स्थिति वर्तमान चल रही है, तमाम जगह आंदोलन और चीज़ें चल रही हैं, उससे इन चीज़ों को जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे तब तक इस तरह का विकास ग्रोथ पाना थोड़ा-सा दूर की कौड़ी लगता है। मगर जी बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं हमें, देखते हैं कि अगले 48 घंटों में बजट हमारे सामने होगा। उम्मीद है वो हमारी उम्मीदों के अनुरूप होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे देश की जनता, देश के बेरोज़गार, देश के युवा, शिक्षित युवा वर्ग सभी को कुछ न कुछ अपने लिए मिले और जी देश एक नए पथ पे दौड़े जहाँ पे हम सच में 11% या उससे ज़्यादा की विकास दर प्राप्त कर पाएँ, वो भी इस कोरोना काल के दौरान। जी बहुत धन्यवाद अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात आपसे बजट पेश होने के बाद होगी और बजट के एक एक बिंदुओं पर आपसे चर्चा होगी। तब तक आपकी का बहुत बहुत शुक्रिया।